हिंदुस्तान में मौत के बाद भी रिश्ते खत्म नहीं होते। हम अपने मरे हुए लोगों को भूलते नहीं। हम उनके लिए खाना रखते हैं, हम उनके लिए पानी रखते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम उन्हें याद करते हैं बरसों बरस। और पितृपक्ष में हम उन्हें बुलाते हैं वापस थोड़ी देर के लिए। उन्हें तर्पण देते हैं, जल देते हैं, खाना देते हैं। ये एक पुरानी परंपरा है, हजारों साल पुरानी। और इस परंपरा में एक बात हमेशा कही गई है, हमेशा एक बात जो लोग अब भूल गए हैं, वो ये है कि जब तुम अपने मरे हुए लोगों को बुलाओ तो ध्यान रखो कि सिर्फ वही आए जो तुमने बुलाया है। क्योंकि उस वक्त जब दरवाजा खुलता है उनके लिए, तब और भी हैं जो अंदर आना चाहते हैं, जो इंतजार में बैठे हैं, जो भूखे हैं, जो किसी ने नहीं बुलाया पर जो अंदर आ जाना चाहते हैं। आज की कहानी एक ऐसी फैमिली की है जिसने तर्पण किया पर गलत तरीके से, और जो वापस आया वो उनके पिताजी नहीं थे। ये कहानी है इलाहाबाद के एक घर की। अब प्रयागराज कहते हैं उसे, पर पुरानी पीढ़ी के लोग आज भी इलाहाबाद बोलता है। उस घर में रहते थे शुक्ला परिवार। घर के बड़े थे रमेश शुक्ला, उम्र 52 साल, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, सीधा व शांत इंसान। उनकी बीवी थी कमला देवी जो घर संभालती थी, और उनका बेटा था विवेक शुक्ला, 24 साल का, इंजीनियरिंग करके पुणे में नौकरी कर रहा था। विवेक अभी नया नया सेटल हुआ था, जिंदगी ठीक चल रही थी। सितंबर 2023 में रमेश शुक्ला के पिताजी गुजर गए, यानी विवेक के दादाजी। उनका नाम था पंडित हरिशंकर शुक्ला, उम्र 78 साल, बहुत पढ़े लिखे थे, वेद और शास्त्र जानते थे। पूरी जिंदगी इलाहाबाद में गुजारी थी, गंगा के किनारे, संगम के पास। वो बहुत अच्छे इंसान थे, सबसे प्यार करते थे। पर उनकी एक बात थी जो उनके जाने के बाद सबको याद आई। पंडित हरिशंकर हमेशा कहते थे कि पितृपक्ष में तर्पण बहुत ध्यान से करो, पूरी विधि से करो, कोई गलती मत करना। उन्होंने कई बार रमेश को समझाया था कि तर्पण एक सिंपल काम नहीं है, ये एक द्वार खोलने जैसा है, और द्वार खोलने के बाद सिर्फ वही आना चाहिए जो बुलाया हो। इसलिए विधि पूरी होनी चाहिए, कोई कच्चा काम नहीं। रमेश सुन लेता था, पर उसे लगता था पिताजी पुरानपंथी हैं, ज्यादा सोचते हैं। अक्टूबर 2023 पितृपक्ष आया। पहला पितृपक्ष था जब पंडित हरिशंकर नहीं थे। पहली बार रमेश को अपने पिताजी का तर्पण करना था। विवेक पुणे से नहीं आ पाया था, प्रोजेक्ट था ऑफिस में। उसने बोला अगली बार जरूर आऊंगा, इस बार आप कर लो पिताजी। रमेश ने सोचा ठीक है, मैं कर लूंगा। रमेश ने तर्पण की तैयारी की। उन्होंने सोचा सिंपल काम है, कुछ पंडित आते हैं, वो करवा देते हैं। पर जिस पंडित से हमेशा काम करते थे वो पंडित उस दिन अवेलेबल नहीं था, कोई और इवेंट था उनका। रमेश ने एक और पंडित को बुलाया, मोहल्ले के ही थे। उनका नाम था पंडित त्रिवेदी। वो ठीक थे, जानकार थे, पर पंडित हरिशंकर वाले काम के नहीं थे। वो किताबी विधि जानते थे, पर गहराई नहीं थी उनमें। तर्पण शुरू हुआ, गंगा का जल लाया गया, तिल लाए गए, कुशा घास लाई गई, सब कुछ था। पंडित त्रिवेदी ने मंत्र पढ़े, पर रमेश ने नोटिस किया कि कुछ मंत्रों में पंडित त्रिवेदी रुक रुक के पढ़ रहे थे, भूल रहे थे कुछ जगह। एक बार मंत्र बीच में ही खत्म कर दिया और दूसरा शुरू कर दिया। रमेश ने सोचा चलता है, पंडित जी को पता है क्या कर रहे हैं। तर्पण खत्म हुआ, प्रसाद बांटा, लोगों ने खाया, सब घर गए। शाम हो गई। रात को सोने से पहले कमला देवी ने रमेश से कहा, जी आज कुछ अजीब लगा मुझे, तर्पण के बाद से घर ठंडा है। हीटर नहीं चला था, आज भी ठंडा लग रहा है। रमेश ने कहा थकान है, ज्यादा मत सोच के सो जाओ। अगला दिन सुबह उठ के कमला देवी रसोई में गई चाय बनाने। उन्होंने देखा कि रात को जो आटा रोटी के लिए रखा था वो नहीं था, खाली बर्तन था। उन्होंने सोचा शायद बिल्ली आ गई होगी, पर रसोई में बिल्ली आने का कोई रास्ता नहीं था। खिड़की बंद थी, दरवाजा बंद था, आटा अंदर से गया था। दूसरा दिन रमेश ने घर में एक चीज नोटिस की। पिताजी की जो फोटो थी बड़े वाले कमरे में, वो फोटो एक तरफ झुकी हुई थी, सीधी नहीं थी। रमेश ने सीधी कर दी। शाम को फिर झुकी हुई थी उसी तरफ। रमेश ने दोबारा सीधी की और इस बार नोटिस किया कि फोटो की आंखें, मतलब पंडित हरिशंकर की आंखें फोटो में वो थोड़ी अलग लग रही थीं, जैसे कोई पहचान नहीं रहा। रमेश ने अपने मन को समझाया कि भावनाओं में ज्यादा घुस गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है। तीसरा दिन रात को रमेश की नींद खुली 2 बजे।
वो उठ के पानी पीने गया, किचन में लाइट जलाई, पानी पिया, वापस जाने लगा। तभी उसने देखा कि डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे कोई बैठा था। पीठ की तरफ था। रमेश को चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ पीठ दिख रही थी। कुर्ता था जो पिताजी पहनते थे, धोती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिताजी बैठे रहते थे इस कुर्सी पे रोज सुबह चाय पीते वक्त। रमेश का दिल भर आया। पहले 1 सेकंड के लिए खुशी आई, पिताजी, पर फिर वो साइंस वाला दिमाग जगा। उन्होंने कहा, पिताजी। वो फिगर नहीं मुड़ा। रमेश आगे गए, हाथ बढ़ाया कंधे पे रखने के लिए, और जैसे ही हाथ कंधे के पास गया वो फिगर मुड़ा, बहुत तेजी से, इंसान से ज्यादा तेजी से। और रमेश ने चेहरा देखा। चेहरा पिताजी का था, पर आंखें पिताजी की नहीं थी। आंखें काली थी, पूरी काली, सफेदी नहीं थी, सिर्फ काली। और वो आंखें रमेश को नहीं देख रही थी, वो आंखें रमेश के अंदर देख रही थी, जैसे स्कैन कर रही हो। रमेश की चीख निकल गई। वो पीछे हटा, टेबल से टकराया, गिरते गिरते बचा। कमला देवी भागी, लाइट जलाई, टेबल के पास कोई नहीं था। कुर्सी अपनी जगह पर थी, खाली। कमला देवी ने पूछा, क्या हुआ? रमेश ने कहा, कुछ नहीं, सपना था। पर रमेश जानता था वो सपना नहीं था, वो जाग रहा था। उसने पानी पिया था, लाइट जलाई थी, वो बिल्कुल होश में था। सुबह रमेश ने विवेक को कॉल किया, सब बताया। विवेक ने पहले तो सीरियसली नहीं लिया, बोला पप्पा थक गए हैं, दादाजी के जाने के बाद ग्रीफ में है। पर रमेश ने कहा, बेटा एक काम कर, तू पुणे में किसी जानकार से पता कर, या कोई पंडित हो तो पूछ, गलत तर्पण का क्या होता है। विवेक ने 1-2 लोगों से पूछा। एक सीनियर कॉलीग था गोविंद, जो बहुत धार्मिक था। गोविंद ने सुना और सीरियस हो गया। उसने कहा, विवेक भाई ये बहुत बुरा है, अगर तर्पण अधूरा हुआ है तो दरवाजा बंद नहीं हुआ होगा। जिसको बुलाया था वो आया होगा या नहीं, पर जो नहीं बुलाया था वो भी अंदर आ गया होगा। ये लोग घर में होते हैं तब तक जब तक उन्हें सही विधि से नहीं निकाला जाता। विवेक ने तुरंत पुणे से इलाहाबाद की ट्रेन ली। वो 2 दिन में पहुंचा। घर आते ही उसने फील किया कि घर अलग है। वो हवा जो घर में होती थी वो नहीं थी। एक भारी सी खामोशी थी और ठंडी। अक्टूबर था, पर वो ठंडी नॉर्मल नहीं थी। विवेक ने पहले काम ये किया कि पिताजी के सबसे पुराने दोस्त को बुलाया, जो पंडित हरिशंकर के करीब थे। उनका नाम था पंडित घनश्याम मिश्रा, उम्र 75 साल। वो आए, उन्होंने घर में कदम रखा, एक पल रुके, उन्होंने आंखें बंद की, कुछ सेकंडों के बाद बोले, यहां 2 चीजें हैं। एक हरिशंकर जी हैं जो अब भी हैं, क्योंकि तर्पण अधूरा रहा, वो जा नहीं पाए। और एक और है जो हरिशंकर जी का रूप लेके अंदर आ गया, वो खतरा है। कमला देवी रो पड़ी। मतलब मेरे ससुर जी अंदर हैं और कोई और भी है जो उनका चेहरा लेके घूम रहा है। पंडित घनश्याम ने कहा, हां, इसलिए रमेश जी ने डाइनिंग टेबल पे जो देखा वो हरिशंकर जी नहीं थे। जो वो था वो उनका रूप था, पर वो नहीं थे। हरिशंकर जी का दिल इतना अच्छा था कि वो अपने बेटे को डराते नहीं। जो रमेश ने देखा वो दूसरी चीज थी जो अंदर आ गई है। पंडित घनश्याम ने कहा, अब 2 काम करने होंगे। पहला, हरिशंकर जी का तर्पण दोबारा सही विधि से करना होगा ताकि वो जा सकें, और दूसरा, जो अंदर आ गया है उसे निकालना होगा। दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। पहले हरिशंकर जी को सही से विदाई देनी होगी। विवेक ने पूछा, ये दूसरी चीज क्या है जो अंदर आ गई है? पंडित घनश्याम ने कहा, पितृपक्ष में जो दरवाजा खुलता है वो सिर्फ हमारे गए हुए लोगों के लिए नहीं खुलता। कुछ ऐसे भी हैं जो कभी किसी के नहीं थे, जो सालों से भटकते हैं, जो भूखे हैं, जो किसी भी घर की तलाश में घुस जाते हैं जब दरवाजा थोड़ा भी खुला हो। अधूरा तर्पण एक आधा खुला दरवाजा था। वो चीज अंदर घुस गई। अब ये हरिशंकर जी का रूप लेके घर में है, खाना खा रही है, घर की एनर्जी ले रही है और धीरे धीरे इस घर के लोगों को कमजोर कर रही है। अगले दिन पंडित घनश्याम ने पूरी विधि से तर्पण किया। इस बार कोई गलती नहीं, पूरे मंत्रों के साथ। विवेक भी साथ था, कमला देवी भी, रमेश भी। गंगा का जल, तिल, कुशा, सब कुछ सही से। और इस बार तर्पण के वक्त एक चीज हुई जो सबने महसूस की। घर में एक हल्की सी हवा चली, अंदर से, दोनों तरफ, जैसे कोई दूर से निकल गया हो। और एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, रमेश को पिताजी की खुशबू आई।
वो खुशबू जो हमेशा उनके कपड़ों में रहती थी, अगरबत्ती और हल्दी की खुशबू। और फिर वो भी चली गई। अब दूसरा काम, उस चीज को निकालना जो अंदर थी। पंडित घनश्याम ने विवेक से कहा, इस काम में तुम सबसे दूर रहना। वो चीज सबसे कमजोर को टारगेट करती है। जो सबसे ज्यादा डरता है या सबसे ज्यादा ग्रीफ में है, उसे पहले जाती है। तुम सब हनुमान चालीसा पढ़ते रहना। रात के 11 बजे पंडित घनश्याम ने अपना काम शुरू किया। घर के बीच वाले कमरे में उन्होंने एक मंडल बनाया, कुछ सामग्री जलाई और बुलाना शुरू किया उस चीज को जो छुप के बैठी थी। उन्होंने कहा, तू अंदर आ गया है जहां तुझे नहीं आना चाहिए था, अब निकल। घर में एक बार अचानक बहुत ठंड हो गई। विवेक के हाथ कांपने लगे। रमेश ने कमला को पकड़ा। पंडित घनश्याम पढ़ते रहे और फिर डाइनिंग रूम की तरफ से एक आवाज आई। वो आवाज पंडित हरिशंकर की थी। उनकी पूरी आवाज बिल्कुल उन्हीं की तरह बोलते थे, वैसी आवाज। और वो कह रही थी, रमेश बेटा, मुझे मत निकालो, मैं तुम्हारा पिताजी हूं, मैं यहां रहना चाहता हूं। रमेश का दिल टूट गया। वो उठने लगा। विवेक ने पापा को पकड़ा, बोला, पापा ये दादाजी नहीं है, यही वो चीज है पंडित जी ने बताया था, रोकना है अपने आप को। रमेश रोया पर रुका। पंडित घनश्याम ने आखिरी मंत्र पढ़ा। एक तेज आग जली मंडल में। वो आवाज एक बार और आई, इस बार चीख जैसी। पिताजी की आवाज नहीं थी, अब कुछ और था उस चीख में, कुछ जो पिताजी कभी नहीं निकालते। और फिर खामोशी। घर में वो ठंड गई, हवा नॉर्मल हो गई और पंडित घनश्याम ने कहा, गया। उस रात के बाद घर नॉर्मल हो गया। वो ठंड नहीं रही। अट्टा वहां रहता है जहां रखो, फोटो सीधी रहती है, कोई फिगर नहीं दिखती डाइनिंग टेबल पे। पर एक चीज है जो रमेश आज भी करते हैं। पितृपक्ष आता है तो वो 3 महीने पहले से पंडित घनश्याम से डेट फिक्स करते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि पूरा पंडित अवेलेबल हो, पूरा सामग्री हो, पूरा विधि हो, कोई अधूरी बात नहीं। और विवेक अब पुणे से एक दिन पहले आ जाता है। और एक बात जो पंडित घनश्याम ने जाते वक्त विवेक को कही थी, वो विवेक ने अपनी डायरी में लिखी है। उन्होंने कहा था, बेटा ये समझो कि पितृपक्ष में जो दरवाजा खुलता है वो सिर्फ एक तरफ का नहीं है, हमारी तरफ से भी खुलता है उनकी तरफ, और उनकी तरफ से भी खुलता है हमारी तरफ। इसलिए जब तुम बुलाओ तो पूरी तैयारी से बुलाओ, पूरी विधि से बुलाओ, और जब काम हो जाए तो दरवाजा बंद करो, पूरा बंद करो, कच्चा काम मत छोड़ो। क्योंकि जो अंदर आ जाता है वो आमतौर पे खुद नहीं निकलता। ये साल पितृपक्ष फिर आएगा। तुम्हारे घर में भी कोई होगा जिसका तर्पण होगा। तो एक काम करना, जो पंडित आ रहे हैं उनसे पहले पूछ लेना कि पूरी विधि आती है ना। क्योंकि एक अधूरा मंत्र, एक छोटी सी गलती, एक कच्चा काम, और जो दरवाजा खुलता है वो पूरा बंद नहीं होता। और जो दरवाजा पूरा बंद नहीं होता, उसमें से जो अंदर आ जाता है वो तुम्हारा अपना नहीं होता, चाहे वो कितना भी तुम्हारा अपना लगता हो। क्योंकि रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती।